नमस्कार, मैं हूं तनवीर खान। आप देख रहे हैं विंध्या समाचार। मैहर की राजनीति एक अलग ही स्तर से हो रही है और हमारे साथ एक ऐसे शख्स हैं जिन्होंने विधानसभा प्रत्याशी तो बने लेकिन जीत हासिल नहीं की, लेकिन लोगों का सपोर्ट कहीं ना कहीं उन्हें रहा है और हरदम हर शख्स के साथ वो लड़ने के लिए तैयार रहते हैं। तो आइए मिलते हैं पुष्पेंद्र जी से। आम आदमी के प्रत्याशी रहे हैं कि राजनीतिक की शुरुआत उन्होंने कैसे की और किस स्तर तक की राजनीति करना चाह रहे हैं। पुष्पेंद्र जी, आपका विंध्या समाचार में बहुत बहुत स्वागत है और ये बताइए कि कैसे राजनीति आपने शुरू की और कहाँ तक जाना चाहेंगे आप। सबसे पहले तो विंध्या समाचार के दर्शकों को और मैहर की जनता को बहुत बहुत धन्यवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने समय निकाला हमारे लिए। और आपका सवाल था कि राजनीति की शुरुआत कहाँ से की। दरअसल 2007 का जब समय था तब उस समय भाजपा का बहुत स्कोप चल रहा था और उस समय धीरे धीरे मुझे राजनीति में इंटरेस्ट हुआ और मैं नौकरी करता हूँ। तो राजेंद्र शुक्ला जो रीवा से अभी विधायक हैं और पूर्व मंत्री भी रह चुके हैं, तो उनसे थोड़ा सा मैं आकर्षित हुआ। मैंने भाजपा की कभी सदस्यता नहीं ली, पर चूँकि ये था कि कुछ अच्छा करना है, एक पढ़ा लिखा व्यक्ति सामने है तो उनके लिए काम करना है। फिर धीरे धीरे वो जीते, सब कुछ सारी चीज़ें हुई। उसके बाद कुछ जब जीत के मंत्री बन गए, फिर कुछ मोहल्ले के रोडों का इशू आया और उसके बाद जब मैं उनके पास गया, क्योंकि मेरा पर्सनल काम तो है नहीं कोई, आज भी नहीं है और आज भी कोई मैहर का अधिकारी या रीवा का अधिकारी या मेरे जानने वाले कभी ये नहीं कह सकते हैं कि पुष्पेंद्र सिंह अपने किसी पर्सनल काम से किसी अधिकारी के साथ मिलने आया है या साँठ-गाँठ कर रहा है। तो मैं मोहल्ले की रोडों के लिए उनके पास जाया करता था, तो मैं देखता था कि वो जितने बार जाऊं एप्लीकेशन में साइन कर दें और उसके बाद फिर मैं उस समय जो नगर निगम आयुक्त रीवा के थे शैलेंद्र शुक्ला जी, वो भी साइन कर दें और मामला जस का तस। ऐसे तैसे करते करते 6-8 महीने हो गए और वो रोड नहीं बनी। अब मोहल्ले वाले चूँकि बरसात हो तो पूरा पानी भर जाए, बड़ी तकलीफ़ हो निकलने में। तो फिर एक दिन मेरे दिमाग में क्लिक किया कि यार ऐसा क्या है राजेंद्र शुक्ला जी में जो मेरे में नहीं है। तो वहीं से मेरी शुरुआत हुई और ये 2007 के बाद 8, 9, 10, 11 हुआ और जब 11 में इंडिया अगेंस्ट जो आपका करप्शन वाला मंच दिल्ली में लगा और अरविंद केजरीवाल और अन्ना हजारे जो मंच संभाला और भ्रष्टाचार के खिलाफ मुहिम खोली, तो वहाँ से मैं अन्ना आंदोलन में दिल्ली से शामिल हुआ और चीज़ें उनकी समझ में आई और वहीं से फिर मैंने अपने मतलब ये करके आया, दृढ़ संकल्प करके आया कि जो बाकी लोग कर सकते हैं वो मैं नहीं क्यों नहीं कर सकता हूँ। भाई वही पढ़ाई तो उन्होंने की है, वही पढ़ाई मैंने की है, उनमें ऐसा क्या है जो मुझ में नहीं है। मैं अगर लगूंगा, मेहनत करूंगा तो मैं जनता के लिए काम कर सकता हूँ और इसी तरह मैं आगे बढ़ता गया। चूँकि आप 2000 में अभी 18 में प्रत्याशी रहे हैं तो जनता का सपोर्ट नहीं मिला आपको। उसके बाद आपने अपनी जो है आप निराश नहीं हुए, आप लगातार लगे रहे और जनता की आवाज़ आप लगातार उठा रहे हैं। सिर्फ आप ही क्यों, मैहर के वो बड़े नेता क्यों सामने नहीं आ रहे हैं उन आवाज़ों को उठाने के लिए? देखिए 2018 में मैं कैंडिडेट था और मेरा ये बिल्कुल मकसद नहीं था, क्योंकि हम लोग शुरू से ही ये उद्देश्य लेके आए थे कि हमें विधायक सांसद नहीं बनना है, हमें जनता के बीच में जाके उन्हें जागरूक करना है। पर उसके बाद आप लोगों ने खुद मीडिया में कवर किया होगा और मीडिया में मुहिम भी चली थी कि जिसको भी आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट बनना है, एक शॉर्ट इंटरव्यू होगा, एक रिटर्न इंटरव्यू होगा और जो भी उस इंटरव्यू को क्रॉस करता है वो कैंडिडेट बन सकता है। उसमें लोगों ने, मैहर के लोगों ने इंटरेस्ट नहीं दिखाया। बहरहाल संगठन ने और प्रदेश अध्यक्ष ने उस समय जो भी थे, दिल्ली का संगठन था जो था, उन्होंने ये कहा कि अब आप ही को लड़ना है। बोला ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, अनुभव आदमी धीरे धीरे सीखता है। तो मैं चुनाव लड़ा, क्योंकि पार्टी मध्य प्रदेश में नई थी और संगठन नया नया बन रहा था। कुल मिलाकर के पार्टी का भी वर्चस्व नहीं था, वर्चस्व बनाने की तैयारी हो रही थी। वर्चस्व बनाने की तैयारी हो रही थी, ये बात बिल्कुल सही है। पर फिर भी लड़ा और मुझे 1800 वोट मिले और मुझे गर्व है कि हमने इतनी मेहनत की और जहाँ पे मैहर में बड़े बड़े लोग हैं वो और कुछ निर्दलीय कैंडिडेट भी आए हैं और वो अच्छा खासा छाए रहते हैं। मतलब लगता है कि वो विधायक और सांसद से भी ऊपर हैं, वो भी वहाँ तक नहीं पहुँच पाए जितना मैं पहुँच पाया। दूसरी बात आपने पूछी कि ऐसा क्या माजरा है कि बड़े बड़े जो
स्थापित नेता हैं वो जनता के मुद्दों को नहीं आते हैं, और मैं ही क्यों आता हूँ, तो उसका मूल कारण ये है कि जो बड़े बड़े नेता हैं और जिनको जितना मैं समझ पाया अपने इस मैहर के 7 साल के कैरियर में, तो मैं अब नाम नहीं लूँगा, आप सब लोग जानते हैं कि कौन कौन स्थापित नेता हैं। उनका मूल मकसद है बिजनेस। क्योंकि मेरी अच्छे लोगों से बात होती है, उन्होंने ऐसे ऐसे शब्द बोले हैं जनता के लिए कि मैं ओपन नहीं कर सकता यहाँ पे, कि वो मुझे समझा रहे हैं कि पुष्पेंद्र तुम क्या ये बेवकूफ़ी कर रहे हो। यही वर्ड थे कि ये पुष्पेंद्र तुम क्या बेवकूफ़ी कर रहे हो, कहाँ लगे हो यार। ये जनता जो है ना, ये दारू और पैसे की है, उसके अलावा तुम मर जाओगे फिर भी कभी तुम आगे नहीं आओगे। और मैंने उनसे बोला कि ठीक है, उन लोगों से बोला ठीक है, वो जनता का आउटलुक है कि जनता क्या सोचती है। मैं अपने दिल से सेटिस्फाई हूँ कि मैंने जितनी मेरी सामर्थ्य थी, जितनी मेरी क्षमता थी, मैंने वो कोशिश की और सफल हुआ। और ये बात सही है कि जहाँ मेरा हाथ लगता है, तो अगर 5 मांगे हैं तो 2 मांगे 3 मांगे हो जाती हैं, और जनता के बाद में दिख रहा हूँ। और अभी आप देखिएगा चुनाव 2023 में है, 6 महीने पहले सारे नेता मतलब मैदान में आ जाएंगे और अपने आप को ऐसा बताएंगे कि उनसे बड़ा जातीय हितैषी, मैहर का हितैषी इस टाइप का कोई नहीं है। मतलब आप भी तैयारी कर रहे हैं 2023 की? वो पार्टी का है, मैं तो सिर्फ जनता के लिए। मैंने पहले, जैसा कि मैंने पहले बताया ना, कि मैं विधायक सांसद बनने नहीं आया हूँ। वो पार्टी का संगठन, मैहर का संगठन डिसाइड करेगा कि किसको आगे करना है, किसको आगे करना। और मैं अभी भी आपके विंध्य समाचार के माध्यम से अपील कर रहा हूँ कि अगर किसी को राजनीति में इंटरेस्ट है, किसी यंग जनरेशन को इंटरेस्ट है, या कोई अच्छा समाज सेवी है और वो जनता की सेवा करना चाहता है, उसका स्वागत है। और वो मुझसे समझदार है तो मैं उसको अपने ऊपर करूँगा और मैं उसके नीचे काम करूँगा। मैंने आपको बताया ना, मैं विधायक सांसद बनने नहीं आया हूँ, सिर्फ समाज सेवा करने के लिए। समाज सेवा करने आया हूँ। अब चूँकि राजनीति में है तो कोई ना कोई तो चुनाव लड़ेगा, क्योंकि जब तक पावर और सत्ता हाथ में नहीं आएगी तो हम भले बड़ी बड़ी बात कर लें, कितनी भी काम नहीं हो पाएगा। फिर हम ऐसे ही आंदोलन करते रहेंगे और ऐसे ही चलता रहेगा। चूँकि आपने भूख हड़ताल भी कई बार की है और आपकी मांगें मानी भी गई हैं, लेकिन बार बार आप भूख हड़ताल में बैठना ही ज़रूरी क्यों होता है? देखिए, भूख हड़ताल जो होता है वो लास्ट स्टेप होता है। ऐसा नहीं है कि हमें शौक़ लगा है कि हम इस ठंडी में या उस गर्मी में जनता खुले पंडाल में पड़े हुए हैं। शरीर अपना भी टूटता है, हमारा भी परिवार है। हम आप देख रहे हैं कि वैसे भी बहुत मजबूत हूँ, हैं, तो शरीर हमारा भी टूटता है। पर वो अंतिम चीज़ होती है, क्योंकि अभी जैसे मान लीजिए कि 9 तारीख से कल फिर से आम आदमी पार्टी अनशन कर रही है। ऐसा नहीं है, आपको हम पेपर दिखाएंगे। हम पिछले 25 अप्रैल से जो पंचायतों में भ्रष्टाचार हो रहा है, 25 अप्रैल से आपके यहाँ एसडीएम साहब, यहाँ पे जनपद सीओ, जिला पंचायत सीओ और सब जगह इवन कलेक्टर तक पेपर दे चुके हैं। जब उस पर कोई कार्रवाई नहीं होगी तो मजबूरी में आदमी क्या करेगा? मजबूरी में ये आमरण अनशन की रास्ता जाएगा और वही एक लास्ट चारा है। बाकी देखते हैं। तो और भी जो बड़े स्तर के नेता हैं वो इन मुद्दों को क्यों नहीं उठा रहे, सिर्फ आप ही क्यों ऐसा कर रहे हैं? वो मैं जैसा कि मैंने पहले बताया ना कि वो नेता नहीं है, वो प्योर बिजनेसमैन है, प्योर बिजनेसमैन है। अभी देखिए, किसी का ठेका बंद हो जाए, किसी का क्रेशर बंद हो गया, पूरा बिलबिला गए, ठीक है ना। एक हमारे सत्ताधीन विधायक जी हैं, उनको मैहर से मतलब ही नहीं है। अभी फिर उनकी लॉबिंग शुरू हो गई कि अभी तो उस पर ज़्यादा मैं नहीं जाना चाहूँगा। मैंने कहा कि वो प्योर बिजनेसमैन है, उनको जनता से मतलब नहीं है। और उन नेताओं को सबक सिखाने के लिए जनता को जागना पड़ेगा, और जनता नहीं जागी तो ऐसे नेता जो है हमारे बीच में और हमारे लिए हमारे विधायक बन के आते रहेंगे। तो जैसे आपने अभी कहा कि मैहर के विधायक जो है वो कर रहे हैं, तो मैहर विधायक कहाँ बाहर हैं? अभी तो मैहर में ही कर रहे हैं। मैहर के विधानसभा में जितने भी क्षेत्र हैं भ्रमण कर रहे हैं, उद्घाटन कर रहे हैं, समारोह कर रहे हैं। देखिए, अब अभी पिछले 2 दिन से कहाँ हैं वो? आराम भी तो चाहिए। कहाँ, भोपाल में ही आराम होगा क्या? भोपाल में आराम नहीं होगा तो घर में भी आराम हो सकता है। लटा गांव उनका इतना स्वस्थ और प्रदूषण मुक्त गांव है, उनका मैहर में मैहर में चलिए प्रदूषण है, उम्र भी हो गई है उनकी, तो लटा गांव में आराम कर सकते हैं कि भोपाल में ही आराम करेंगे मंत्री भूपेंद्र सिंह के यहाँ? कुछ बैठक भी होती है, मंत्रियों के साथ बैठक होती है या पार्टी लेवल का इस तरह काम होता है, उस लिए भी तो जा सकते हैं वो। देखिए, वो क्या होता है कि एक कहावत है, ठीक है ना, कि जब चावल पक जाता है तो पूरे चावल को खोल के नहीं देखा जाता है कि चावल कच्चा है कि पक्का है। उसमें 1 दाना या 2 दाना ही निकाल के देखा जाता है कि चावल कच्चा है कि पक्का है। तो विधायक जी पिछले कई वर्षों से ऐसा कर चुके हैं
कि वो आदमी अगर बैठक इस टाइप की गुप्त बैठक हो रही है तो ऑटोमेटिक वो दिमाग में आ जाता है कि लॉबिंग चल रही है, और वो सिर्फ एक जनता के बीच में एक ही चीज़ बोलते हैं कि मैं तो ऐसा मैहर के विकास के लिए कर रहा हूँ। बाकी आप हाल देख सकते हैं, अगर मोबाइल का कैमरा उधर घुमाएं तो स्मार्ट सिटी का क्या हाल है। और अभी हाँ रिसेंटली जो है वो लगातार भूमि पूजन कर रहे हैं। भूमि पूजन क्या होता है? भूमि पूजन तो कई सालों से कर रहे हैं। आप मुझे बताइए ऐसा कौन सा प्रोजेक्ट है जो उनका कंप्लीट हो गया है? ऐसा कौन सा प्रोजेक्ट है जो उनका कंप्लीट हो गया है? कलेक्ट्रेट कंप्लीट हो गया है, वहाँ के न्यायालय वगैरह कंप्लीट हो गए हैं। देखिए उसके लिए जो इन्होंने जो दबाव की राजनीति की और बहुत सारी राजनीति की, उसमें इनका तो जो रोल है, पर उसके अंदर की कहानी और ज़्यादा है। वो उस पर हमें नहीं जाना चाहिए, वो उनका व्यक्तिगत है। और एक चीज़ ये जानना चाहूँगा कि मैहर के हित के लिए कहाँ तक लड़ाई लड़ेंगे आप? मैं तो देखिए आपको एक स्वीट एंड शॉर्ट आंसर दे रहा हूँ। जितनी मेरी सामर्थ्य है, जितनी मेरी क्षमता है, उसका मैं 100% दे रहा हूँ और देते रहूँगा। मैं कभी चुनाव हुआ हारा, आज की जनरेशन में एक चीज़ है कि लोग ये मानते हैं, और मैं भी मानता हूँ कि युवाओं में जोश बहुत होता है, ठीक है ना। नई नई पार्टी आई, नए नए टिकट मिल गए, उत्साह आया, चुनाव लड़ लिए, उसके बाद जमानत जब्त हो गई, तो यार अब बहुत हो गया यार, घर फूंक के तमाशा देख लिए। मेरे पास तो कोई बेईमानी का पैसा था नहीं, तो ईमानदारी का पैसा था, पूरा पैसा भी चला गया। पर फिर भी तो जो मैं नए युवाओं की बात कर रहा हूँ कि उनमें जोश होता है कि एक जोश के बाद एक समय आता है कि वो ठंडे पड़ जाते हैं, पर मैं ठंडा नहीं पड़ा हूँ। मेरा ये है कि जब तक लक्ष्य की प्राप्ति नहीं कर लूँगा, जब तक को मैहर को नहीं सुधार दूंगा, तब तक मैं शांत नहीं होऊंगा। और मैं आपको एक सच्ची बात और बताऊं कि मैं यहीं का हूं, मेरा गांव झांझ है, और आज मैं 36 साल 35 साल का हो गया हूं। मैं जिस तरह घंटाघर देखता था, जिस तरह स्टेट बैंक चौराहा देखता था, जिस तरह कचहरी देखता था, जिस तरह हॉस्पिटल देखता था, उसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है। एज इट इज़ वही है। बहुत सारे बदलाव हुए हैं। कंस्ट्रक्शन हो गया है, अब ट्रामा सेंटर बनने वाला है। एक्सरे मशीन तक तो है नहीं, आप ट्रामा सेंटर की बात करते हैं। एक्सरे मशीन है, चालू है, वो कहाँ चालू है? अभी तो हम आपके एक पत्रकार हैं तिवारी जी, उनके साथ गए थे, उन्होंने खुद कवर किया है कि एक्सरे मशीन गौतम जी की वाइट आई है कि एक्सरे इवन कलेक्टर तक को लिखित कई बार दे चुके हैं। एक्सरे मशीन तक तो है नहीं, ट्रामा सेंटर। देखिए क्या होता है कि चीज़ों को समझने की ज़रूरत है। अभी क्या हुआ, विधायक जी ने पिछले 2018 के चुनाव के पहले क्या किया कि उन्होंने कई स्कूलों को उन्नयन का काम किया, ठीक। अब इसको समझिए कैसे। उसी बिल्डिंग, सिंपल एक बिल्डिंग है, वो हाई स्कूल थी, उसको हाई सेकेंडरी कर दिया। हाई सेकेंडरी के बाद क्या कर दिया, आपको क्या करना है, वो बिल्डिंग का नेम प्लेट चेंज करना था क्या? हाई सेकेंडरी के हिसाब से आपको स्कूल में वो सुविधा अवेलेबल करानी थी, शिक्षक बढ़ाने थे, लैब बढ़ानी थी, स्कूलों में कायाकल्प करना था। बिल्डिंग के बाहर से पुताई करने और प्राइमरी स्कूल को जो है मीडियम कर दिया, मीडियम को हाई स्कूल कर दिया, हाई स्कूल को हाई सेकेंडरी कर दिया। इससे विकास नहीं होता है। ये उनके लिए तक अच्छा है जो उनके भक्त हैं, जो उनके चमचे हैं। हमारे लिए अच्छा नहीं, क्योंकि मैं एक पढ़ा लिखा व्यक्ति हूँ और चीज़ों को समझता हूँ कि स्कूल का नेम प्लेट चेंज कर देने से स्कूल में शिक्षा का स्तर नहीं बढ़ेगा, और हो यही रहा। तो अभी जो आपका 9 तारीख से अनशन चल रहा है, उसके लिए क्या तैयारियां की हैं और कौन कौन से मुद्दे हैं उस पर बैठने के लिए? देखिए उसमें 3 मुद्दों को लेकर हम 9 तारीख से बैठ रहे हैं। जैसा कि मैंने पहले ही बताया था आपको कि पंचायतों में जो लगातार भ्रष्टाचार चल रहा है, उसके लिए हम जिला पंचायत सीओ तक और कलेक्टर तक बार बार आवेदन दे चुके हैं, उस पर कोई सुनवाई नहीं है। वो एक मुद्दा हो गया। दूसरा, एक मतलब बेहद ही भयावह और दर्दनाक कृत्य, मतलब वो जो बंदा है जिसने रेप किया है उस 13 साल की बच्ची का, वो 28 साल का बंदा है और अतिथि शिक्षक में पढ़ाता है, और वो बच्ची जो है उसके यहाँ कोचिंग पढ़ने जाती थी, और कोचिंग के बहाने उसने रेप किया। और उस पर किसी संगठन ने, चाहे वो बच्ची दलित है तो आज ये अपने आप को बीएसपी के कई नेता हैं यहाँ पे जो हमेशा वही सामंतवाद मनुवाद की बात करते हैं, वो तक सामने नहीं आए। बल्कि उसको बचाने के लिए बीएसपी के नेता बदेरा थाने गए कि वो लड़का एमएससी है, उसका कैरियर ख़राब हो जाएगा, उसके साथ कंप्रोमाइज़ करो। मतलब ये स्थिति है बीएसपी की और समाज में कि मतलब पॉलिटिक्स जो एक टाइप की हमेशा चलती है, जिसको कहते हैं डिवाइड एंड रूल, वो यही कर रहे हैं सब लोग। और तीसरा मुद्दा ये था कि आपके करिया पानी में जो रेलवे ट्रैक में एक डेड बॉडी मिली थी, उसके परिजनों का कहना है
कि उसकी बॉडी नहीं हुई है, और फोटो देखने से समझ में भी आता है कि उसकी ट्रेन से तो दुर्घटना नहीं हुई है, उसकी मर्डर करके उसको मारा गया है। और वो भी वो उसके पीड़ित के पिताजी जो हैं, जो मृत के जो पिताजी हैं, बार बार थाने में चक्कर लगा रहे हैं। और उस पर पुलिस सिंपल सा एक केस है कि भैया मोबाइल मिला, मोबाइल की सिम कहाँ गायब है, उसको मोबाइल के सिम से आप उसको अपने आईटी सेल में दीजिए, वहाँ से पता चल जाएगा। 24 घंटे की कॉल डिटेल निकाल दीजिए कि उस बंदे ने किससे बात की है, किसका कॉल आया है, किसका कॉल गया है, और उसके शक के बिना में आप पकड़ के उनसे पूछताछ कीजिए और सारी की सारी चीज़ें बाहर आ जाएंगी। फिर भी पुलिस का ये रवैया है कि अभी तक उस पर FIR नहीं लिखी है। तो यही 3 मुद्दे हैं, इन 3 मुद्दों को लेकर अपन कल से बैठ रहे हैं। चूँकि जो आपने बताया कि 13 साल की बच्ची के साथ जो घटना हुई है उसकी हम निंदा करते हैं, लेकिन इस तरह का कृत्य नहीं होना चाहिए और ऐसे कृत्य करने वालों को सख्त से सख्त कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। पुष्पेंद्र जी से बात की, उन्होंने अपने पक्ष रखा। बने रहिए मेरे साथ विंध्या समाचार के लिए। दीपक तिवारी के साथ तनवीर खान, मैहर।